स्टूडेंट्स, क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? आइसोमेरिज्म के देखो मैंने पहले क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो टाइप थे। कौन कौन से? एक तो आपके पास था स्ट्रक्चरल और दूसरा आपके पास था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल में हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? 6 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। उनको हमने सारा एक एक करके हमने उसका डेफिनेशन समझा, फिर बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। फिर हमने किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि था हमारे पास कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप, ठीक है। देखो आज हम करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म करेंगे, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशनल में मैंने क्या बताया था कि आपके पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो रोटेशनल, है ना, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन रोटेशनल। तो रोटेशनल में क्या होता है? जैसे कि उसका नाम ही बोल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं? रोटेट होकर दूसरे कन्फॉर्मर बना लेते हैं या फिर दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ इतना? नॉन रोटेशनल में क्या होता है? आपके पास मॉलिक्यूल होता है, वो रोटेट नहीं होता, बट किसी और तरीके से वो क्या करता है? दूसरे कन्फॉर्मर बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन रोटेशनल कन्फॉर्मर्स या फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा रोटेशनल आइसोमर पढ़ने का, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। देखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की क्या है? देखो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट उसका क्या होता है? अरेंजमेंट डिफरेंट होता है इन द स्पेस। और वो भी क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आता है? उनके अरेंजमेंट में, ठीक है। और वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल भी होते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? जैसे कि आप एग्जाम्पल देख ले तो देखो इसका, आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या होता है? प्लेनर होता है, बट आप देखते होंगे ना अपने केमिस्ट्री में कि आप इसका अलग से फॉर्म भी बनाते हो। जैसे कि ये क्या होता है? ये चेयर फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल एक ही है, बस थोड़ा सा बैंड रोटेट होके या जैसे भी एक दूसरे में ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो हमारे पास क्या होता है? ये चेन कन्फॉर्मेशन होता है इसका, सॉरी चेन नहीं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें क्या होता है? हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ भी बैंड होके रोटेट होके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन जो कि प्लेनर है, ये क्या है? उसकी चेयर फॉर्म। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे देखो कन्फॉर्मेशनल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखो। पहली चीज़ कि इनके जो वो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। वो क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर में ही उन्हें इतनी इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन का देखा, साइक्लोहेक्सेन क्या चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये रूम टेम्परेचर पे हमारे पास ये प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा बोलता है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में ही इतनी बार फॉर्म चेंज कर लेता है कि इट कांट बी, यू कैन से कि इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही तुम उसको निकालोगे वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे आप उस जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता और वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं बिकॉज। क्लियर हुआ? अब देखो ये क्या होता है? नॉट रियली द आइसोमर्स, इनको हम नॉट ऐसे बोल सकते हैं कि शूडो आइसोमर्स है। बताओ क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक ही है, बस वो बैंड होके इधर उधर होके एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, वहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही थी, कुछ और चेंज हो रहा था, अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट भी सेम ही रहता है समवेयर, बट उसका फॉर्म डिफरेंट हो जाता है। क्लियर हो रहा है ये बात? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इनको बोलते हैं शूडो आइसोमर्स ऑल्सो। एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक ही है, समझ रहे हो? वो एक दूसरे में चेंज हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहती है, समझ रहे हो यहाँ पर? तो हमारे पास शूडो आइसोमर्स होते हैं। अब फोर्थ बात आती है कि आपके पास जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल है ये वाला, आपके पास मॉलिक्यूल है ये, ठीक है।
ये मॉलिक्यूल है, आप इसको बहुत 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला देखो, वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्लियर हुआ। दूसरा आप शोहर्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि यहाँ किया हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास, फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन में भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर हुआ इतना। तो हमारे पास ये 4 फॉर्म्स है जिससे हम मॉलिक्यूल को डिफरेंट वे में या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं या समझते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारी प्रोजेक्शन एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। चलो अब हमारे पास आ जाता है वेज डैश। जैसे आपके पास है मॉलिक्यूल ये, अब इसको हम, ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, जैसे CH3 होता है, CH4 सॉरी, है ना। हमारे पास CH4 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है मीथेन, टेट्राहेड्रल होता है कैसे, H कार्बन होता है H, क्लियर हुआ ये, है ना। जैसे ही सिमिलर वे में हमारे पास क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल जो गिवन है, जैसे कि IBr, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूल सिमिलर वे में है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल में कैसा होता है, आपके पास 2 बॉन्ड क्या होते हैं, वर्टिकल यानी प्लेन में होते हैं, ठीक है, और 2 बॉन्ड क्या होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। जैसे ये प्लेन है तो एक आपके पास आगे जा रहा होगा, एक पीछे की साइड जा रहा होगा, क्लियर हुआ। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये, जैसे आप हो, आपने देखा कि एक I वाला बॉन्ड क्या जा रहा है, पीछे, यानी अवे फ्रॉम यू, पीछे की साइड जा रहा है प्लेन से। आपके पास प्लेन यहाँ पर है, प्लेन यहाँ पर है, क्लियर हुआ। ये बॉन्ड आ रहा है आगे, ये जा रहा है पीछे, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये है प्लेन में F और Br जो क्या है, प्लेन में है, प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्लियर हुआ ये चीज़। तो इसको ऐसे हम वेज डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब दूसरा वाला ये देखो कि आपके पास, अब देखो हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेज डैश में, जस्ट लेट्स सी अबाउट। हमारे पास एक सेंटर है कार्बन, है ना, कार्बन पे जैसे आपने NH2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और आपके पास CH3 है, ऐसे कर लो। जैसे आपके पास CH3 जा रहा है पीछे के साइड, एंड देन हाइड्रोजन इज इन फ्रंट, ओके, टूवर्ड्स यू, और ये आ जाएगा हमारे पास COOH। तो हम इसको वेज डैश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है हमने, जैसे ये वाला जो हाइड्रोजन था यहाँ पर, इनको समझ लिया कि ये क्या है, हमारे हॉरिजॉन्टल लाई कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ द प्लेन लाई कर रहे हैं। ये जा रहा है हाइड्रोजन इधर की साइड, यानी कि आपके आगे की साइड, एंड 1 CH3 क्या जा रहा है, आपके पीछे से साइड। आप यहाँ पे सेंटर में इसको देख रहे हो मॉलिक्यूल को, CH3 पीछे जा रहा है, हाइड्रोजन इधर जा रहा है। एक सीधा आपके पास वर्टिकल यानी प्लेन में, इस प्लेन में क्या है, NH3 लाई कर रहा होगा, और नीचे क्या कर रहा होगा, COH लाई कर रहा होगा, ठीक है। आया समझ में इतना। देखो सिमिलर वे में जैसे अब दूसरा आता है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो जैसे कि मॉलिक्यूल है ये वाला, 3D में रिप्रेजेंटेड है। वेज डैश क्या होता है, 3D में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हमारे पास फिशर जो प्रोजेक्शन होता है वो 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैसे इंटरचेंज करेंगे और ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास वेज डैश पड़ा हुआ है एक मॉलिक्यूल, क्लियर हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा Cl जो है, C जा रहा है पीछे की साइड, D जा रहा है इधर के साइड, ऊपर है A एंड B। देखो अब इसमें तुम्हें सिंपली मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इमेजिन करना होगा एक तो हेड और टेल, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं उनको आपको इमेजिन करना होगा कि वो ऐसे लाई कर रहे हैं और उनको हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से देखना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे सेट करना है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं वो आपकी तरफ लाई करें। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे ही आपको लग गया कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आपकी तरफ लाई कर रहे हैं और वर्टिकल वाले इधर लाई कर रहे हैं प्लेन में से, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हेड, इसको मान लेंगे टेल, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन बना लो यहाँ पे, ड्रॉ कर लो। हेड क्या है A, टेल क्या है B। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बनाओ, और C देखो, हम जैसे यहाँ से देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, आपका C वाला बॉन्ड जा रहा है इधर,
क्लियर हुआ? आपका C वाला बॉन्ड जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड और आपका D वाला बॉन्ड जा रहा है राइट हैंड साइड, तो इनको कैसे लिख देंगे? C वाला लेफ्ट हैंड साइड और D वाला राइट हैंड साइड, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हुआ ये? तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब थोड़े मॉलिक्यूल और देखते हैं। अब मेरी बात समझो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3D मॉलिक्यूल है आपके पास, वेज डैश क्या है 3D मॉलिक्यूल है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D में। यहाँ तक क्लियर हुआ? और हमने देख लिया कि यहाँ पे देखो हमने पहले हेड एंड टेल डिसाइड कर लिया और पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे सेट किया कि हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड या फिर जो बोल सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन वाले बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हो, टुवर्ड्स यू हो। क्लियर हुआ? उसको हमको मान के ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लिया, हेड देखा, टेल देखा, ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में C लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास D राइट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो आगे जाते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल है, अब इन वाले मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ 3D है, ठीक है। अब देखो तुम्हें लग रहा है हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड इधर की साइड लाया कर रहे हैं, तो आपको दिखना चाहिए नीचे से ऐसा, ऐसा समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे तुमने देखा हेड आपके पास हो गया, ये हेड, ये आ गई हमारे पास टेल। क्लियर हुआ? तो हम देखो ड्रॉ कर लेते हैं इनको। हेड हो गया COOH, COOH, CH2OH। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद में हमारे पास 2 बॉन्ड हो रहे हैं वर्टिकल में, ऐसे हॉरिजॉन्टल में। तो देखो पहला बॉन्ड है ये वाला कार्बन सेंटर यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें देखो हाइड्रोजन जो है इधर की साइड आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन इधर की साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, और Br कहाँ जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Br और राइट हैंड साइड H। सिमिलर वे में यहाँ देखो आपका क्या जो OH है वो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड और H का जा रहा है राइट हैंड साइड। इसका मतलब है यानी कि टुवर्ड्स यू, और OH यानी डैश का मतलब है पीछे की साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो अब H कहाँ जाएगा? हाँ H कहाँ जाएगा? हमारे पास राइट हैंड साइड, ऐसा है ना H यहाँ, तो राइट हैंड साइड चला जाएगा। क्लियर हुआ? OH इधर जा रहा है डैश में, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सेट किया कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आपकी तरफ लाई कर रहे हो, फिर आपने डिसाइड किया हेड एंड टेल। तो हेड हो गया हमारे पास COOH बॉन्ड मॉलिक्यूल और हमारे पास CH2OH ग्रुप, क्या हो गया हमारे पास? टेल। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हमारी तरफ लाई कर रहे हैं। Br2 जा रहा है पीछे की साइड, डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पीछे की साइड है, अवे फ्रॉम यू, है ना? तो पीछे की साइड है तो इधर की साइड होगा, इधर आप इधर लाई कर रहे हो, Br इधर है, H इधर है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, Br यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमने नीचे वाला सेंटर देखा, कार्बन सेंटर, H कहाँ लाई कर रहा है? टुवर्ड्स यू, यानी आउट ऑफ द प्लेन इधर की साइड, राइट हैंड साइड, OH लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया OH H। यहाँ तक क्लियर है? हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब देखो थोड़ा सा ये वाला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? जैसे पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है, तो हमने ये वाली क्या मान लिया है। आप इसको एक काम करोगे, इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करोगे, रोटेट कर दो, अब ये बॉन्ड्स ऊपर चले जाएंगे कि नहीं? देखो इसको रोटेट करके देखो एक बार, रोटेट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल ये आ जाएगा, ये ऊपर नीचे आ गया है मिथाइल ग्रुप CH3। क्लियर हुआ? अब देखो जैसे ही आपने इसको रोटेट किया तो ये दोनों अपनी अपोजिट पोजीशंस पे आ जाएंगे। जैसे ये कहाँ पर है? वेज पे, तो ये आ जाएगा डैश पे, है ना? डैश पे आ गया और ये आ गया वेज पे। क्लियरली ये तो सेम ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हुआ है, आपका बस ये वाला जो सेंटर है वो रोटेट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा Br। यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ वी कैन डू द अपना रिप्रेजेंटेशन। कैसे? आप सेट कर लो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर, देखो यहाँ पे सेट कर लिया है, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो तुमने यहाँ पे हेड दिखाई दिया, हेड देखो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखती हूँ मैं CH3 आपने हेड डिसाइड कर लिया। मैं यहाँ पे एक मिनट रुको, ये आपने हेड डिसाइड कर लिया, ये आपने टेल डिसाइड कर लिया। क्लियर हुआ? अब देखो हेड टेल, अब एक कार्बन सेंटर फर्स्ट वाला,
उसके लिए और सेकेंड वाले कार्बन के लिए। फर्स्ट वाला कार्बन आप यहाँ पे लाई कर रहे हो, Br जा रहा है आउट ऑफ द प्लेन यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड, और आपका H जा रहा है अंदर साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो कैसे कर दोगे, इसको ऐसे लिख दोगे Br H। क्लियर हुआ? Br जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और H जा रहा है आपके राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? तो ये लिख दिया हमने। अब इस वाले सेंटर को इमेजिन करो, इसका H जा रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स यू, ठीक है, एंड अवे फ्रॉम यू यानी OH आपसे अवे जा रहा होगा पीछे की साइड। तो इसका हो जाएगा ऐसे कि राइट हैंड साइड जा रहा है आपका OH और लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है H। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे H एंड OH। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये आता है कि आप एक दूसरे में तब चेंज कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल देखो, ठीक है, अब देखो इनमें क्या हो रहा है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें बोलते हैं कि आपके पास 180 डिग्री इन द प्लेन है, रोटेशन अलाउड होता है। 180 डिग्री इन द प्लेन का मतलब क्या है, और यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन अलाउड नहीं होता है। तो इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री इन द प्लेन यानी कि जैसे ये है, आपने रोटेट किया, यहाँ से रोटेट किया, ये इन द प्लेन ही प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। जैसे इस CS3 को ऐसे बाहर आउट ऑफ द प्लेन आने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो इन द प्लेन ही आपके पास मूवमेंट कर ले रहा है। क्लियर हुआ इतना? जैसे कि आप अगर इसको रोटेट करते हो तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, देखो कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एक बार देखने की कोशिश करो। जैसे आपने इसको रोटेट किया, CS3 का तो कुछ हुआ नहीं है, OH का भी कुछ नहीं हुआ है, H का भी कुछ नहीं हुआ है, बस इस सेंटर के अराउंड हमारे पास क्या है, रोटेशन हुई है, वो भी इन द प्लेन, कि जो भी आप रोटेशन कर रहे हो इन द प्लेन ही हो जा रहा है, एक ही प्लेन में हो जा रहा है। समझ रहे हो? ऐसे किसी को जैसे CS3 को ऐसे या आउट ऑफ द प्लेन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, Br को भी आउट ऑफ द प्लेन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी मॉलिक्यूल को आउट ऑफ द प्लेन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, इसको इन द प्लेन ही रोटेट कर रहे हैं। तो अब रोटेट करके देखो, ये ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर, CS3 कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, Br जाएगा यहाँ पर H की जगह, और H चला जाएगा CS3 की जगह। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास क्या होता है, इन द प्लेन 80 डिग्री 180 डिग्री क्या होता है, रोटेशन, सॉरी इन द प्लेन हमारे पास रोटेशन अलाउड होता है। अब देखो 180 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो है मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ऐसे रोटेशन इसका अलाउड होता है। अभी तो सही नहीं बनेगा बट देखो, पहले एक बार समझते हैं। मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे आप लो मॉलिक्यूल CS3 था, CS3 Br OH HH, ओके, Br OH HH। एक तो बोल रहा है कि आपके पास इन द प्लेन रोटेशन अलाउड होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले किया है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो दूसरी चीज़, अब यहाँ पे होता है कि आप इसको 180 डिग्री रोटेशन कर सकते हो इन द प्लेन, इन द प्लेन। इसका मतलब क्या है, आप इस मॉलिक्यूल को पूरा उल्टा कर दो, इसको इस तरीके से ले आओ ऐसे, तो देखो कैसे हो जाएगा, CS3 ऊपर आ जाएगा, ये वाला 1 लगा दो, 2 लगा दो, तो 1 ऊपर आ जाएगा और CS3 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो ये वाला बॉन्ड था वो इधर की साइड आ जाएगा। जैसे आप रोटेट करोगे तो डोंट यू थिंक कि ये वाले बॉन्ड्स इधर की साइड आ जाएंगे और ये वाले इधर चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो देखो ये है हमारे पास CH2, ये वाला CS3 2, ठीक है। अब ये चला जाएगा इधर के साइड, Br और H इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसको रोटेट करो, अब ये वाला बॉन्ड है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, OH और H। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन यहाँ पर इन द प्लेन अलाउड होता है, आउट ऑफ द प्लेन अलाउड नहीं होता है। समझ में है इतना? क्लियर हुआ? तो ये अब आगे बढ़ते हैं। शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि
आप इसको रिप्रेजेंट करके देखो, आपके पास वेज है, ठीक है। अब इस शोहर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सिमिलर वे में ही होता है, एज इट इज इसके जैसा, वेज के जैसा। जैसे इसने लाइन ड्रॉ की है, एक मिनट, आपके पास मॉलिक्यूल है ये EtCH3, तो देखो Br जा रहा है पीछे की साइड, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, H जा रहा है आगे की साइड, H जा रहा है पीछे की साइड, OH जा रहा है आगे की साइड। क्लियर हुआ? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हमारे पास शोर्स हो जाता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, वेज का सिमिलर ही वे होता ही है। अब इसमें देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रोटेट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एक बार इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके देखो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा Br पीछे, हाइड्रोजन आगे, है ना, ऐसे होगा, हाइड्रोजन आगे, Br पीछे। क्लियर हुआ? ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और Br जा रहा है पीछे। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल OH जा रहा है आपका पीछे और H आ रहा है आगे। क्लियर हुआ? ये हमारे पास CH3 मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर है? तो बस यही करना होता है। अब इसको तो थोड़ा रोटेशन करके भी देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ क्या किया, रोटेशन करा दिया इसके लो, इस कार्बन के लो, तो क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। अब देखो यहाँ तो पूरा सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, इसका हमने कुछ नहीं किया है सेंटर का। अब इस वाले पे देखो, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स थोड़े उल्टे हो जाएंगे, यानी कि डैश पे जो था OH वो अब वेज पे आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर रोटेशन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और डैश पे चला जाएगा H। अब इसको रिप्रेजेंट करके देखो शो होर्स में, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, देखो H OH आगे की साइड, है ना। अब देखो आपके पास Br जा रहा है पीछे और हाइड्रोजन जा रहा है आगे। क्लियर हुआ? हम इसको शोर्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंड करके भी और उस तरीके से भी, बिना बेंड किए भी, यानी बिना रोटेट किए भी। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारे पास शोर्स रिप्रेजेंटेशन था। अब देखो एक बात बताती हूँ तुम्हें, जैसे हमारे पास जो फिशर और शोहर्स प्रोजेक्शन होता है, उसमें हमारे पास हमको चाहिए होता है कि एटलीस्ट 2 कार्बन हो मिनिमम। जैसे यहाँ पे बोला है टू कार्बन सेंटर सिस्टम रिप्रेजेंटेड एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए टू रिप्रेजेंटेड। और यह बोल सकते हैं कि हमारे पास शोर्स और जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें 2 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है, उनमें 2 कार्बन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर हुआ? अब देखो आगे देखते हैं हम न्यूमैन। हम न्यूमैन में देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको न्यूमैन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। क्लियर है? जैसे आपने इस कार्बन को सेंटर को मान लिया 1 और इसको मान लिया, देखो तो इसमें डिसाइड कर लो कि आपके पास ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, व्यू कर रहे हो इस मॉलिक्यूल को। तो देखो कैसे होगा, जैसे ये है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास ये वाला जो कार्बन है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, समझो, और एक ये बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा इसका। देखो मैं करके बताती हूँ, 1 मिनट। इसमें 2 फॉर्म्स होती है, आपकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें 2 फॉर्म्स होती है, इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड। लेट्स जस्ट स्टडी कि हमारे पास क्या क्या फॉर्म कैसी होती है। जैसे ये आपके पास सर्कल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट कार्बन को, ठीक है, ऐसा। 1 मिनट, यहाँ देखो ये बॉन्ड जा रहा है नीचे, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे CHO। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 2 बॉन्ड है, एक जा रहा है आपके पास, यहाँ से देख रहे हो तो OH जा रहा होगा पीछे की साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, OH यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, और उसके बाद में हमारे पास है Br, तो हम Br को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हुआ? सिमिलर वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे पीछे वाले मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब देखो पीछे वाला मॉलिक्यूल देखो कौन सा है, ये वाला पीछे वाला कार्बन सेंटर, सॉरी, ठीक है। तो H हमारे पास जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, देख रहे हो ना आप, यहाँ से इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो H जा रहा होगा पीछे की साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और Br जा रहा होगा आगे, यानी कि राइट हैंड साइड। अब ये हमारे पास क्या है, ग्रुप COOH, ठीक है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म।
जहाँ पर मॉलिक्यूल या फिर जो आपके एटम्स या ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो, या इन द सेंस कि एक दूसरे से कोलैप्स हो, मतलब देखो ये आगे पीछे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आगे पीछे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आगे पीछे आ रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या, ऐसे कन्फर्मर को क्या बोलते हैं हम, इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर हुआ? स्टेगर्ड भी होता है एक, इसका स्टेगर्ड फॉर्म देखो कैसा होता है, जैसे आपने क्या किया, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये वाला हो गया फ्रंट कार्बन हमारा CHO, यहाँ आ गया Br, यहाँ आ गया Br, यहाँ तक क्लियर हुआ? और आपने क्या किया, इस जो पीछे वाला कार्बन था उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ का क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसको क्या किया, अभी तो ये क्या है 0 डिग्री पे है, आगे पीछे है, एकदम एग्जैक्ट आगे पीछे है, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया और 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया, ठीक है, तो देखो यहाँ जैसे 60 डिग्री एंगल पे आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट, तो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा Br। क्लियर है? तो जैसे ही आप पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर COOH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली 60 डिग्री एंगल पे। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल, अब यहाँ पे जाएगा हमारे पास COOH और ये क्या हो जाएगा, H आ जाएगा एग्जैक्टली अपोजिट इसके 60 डिग्री एंगल पे। पहले यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पे था, यहाँ पे OH है ना, ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे हमारे पास OH और H के बीच में 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। पहले कहाँ थे, पहले 0 डिग्री एंगल पे थे, ये 0 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? ये हमारे पास क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, स्टेगर्ड फॉर्म। याद रह जाएगा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स या जो ग्रुप्स अगर आपके रिप्रेजेंट कर रहे हो न्यूमेन में, आपके पास जो ग्रुप्स है आगे पीछे एकदम एग्जैक्ट 0 डिग्री एंगल पे ऐसे, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, क्लिप्स फॉर्म। अगर आपका जो बॉन्ड्स है या फिर बोल सकते हैं कि जो ग्रुप है या एटम है वो 60 डिग्री एंगल पे बेंड हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेगर्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो अब थोड़ा हमने सारे प्रोजेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है। पहला हमने पढ़ा वेज डैश, सेकेंड हमने पढ़ा शो हॉर्स, थर्ड हमने पढ़ा फिशर और देन हमने पढ़ा न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हमने सारे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद हमारा एक इसमें टॉपिक आता है कि आप एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करोगे, जो आपकी कंफर्मेशन दे रखी है उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसका हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अब इसको चेंज करना है हमें वेज डिश में, सॉरी शो हॉर्स में दिया हुआ है ना, शो हॉर्स, एक मिनट, इसको चेंज करना है शो हॉर्स में। तो शो हॉर्स में कैसे चेंज करेंगे वो तो मैंने बता ही दिया था। ये मॉलिक्यूल ऐसे ही कर दो सिंपली, पीएच और ये आ जाएगा हमारे पास एफ और ये आ जाएगा आई, ठीक है। ये हो जाएगा पीछे Cl और Br आगे आई, Br, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शोर्स में रिप्रेजेंट कर दिया है हमने इसको। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखो, इसको इस वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेट करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को, इस बॉन्ड को रोटेट कर दो या फिर नहीं भी करो उससे भी रोटेट हो जाएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, ये बॉन्ड है आपका ET, ये आपके पास है Me, PH जा रहा है पीछे, H जा रहा है आगे, H जा रहा है आगे, नहीं सॉरी पीछे, एंड Br जा रहा है आगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट हो चुकी है। थोड़ा छोटा लिख देते इसको, Me H Br, क्लियर हुआ ये, PH एंड H, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हो अब इजीली। आगे देखो, आपके पास जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है न्यूमैन टू फिशर। अब न्यूमैन टू फिशर कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, जैसे ये क्या है हमारे पास अभी थोड़ा सा स्टेगर्ड फॉर्म है, इसको हम चेंज कर लेंगे इसमें इक्लिप्स फॉर्म में। इसको पहले क्या कर लेंगे, इक्लिप्स फॉर्म में। एक वे तो ये है, मैं पहले एक पहला वाला वे बता देती हूँ, फर्स्ट वे, कि आप इसको इक्लिप्स में चेंज कर लो। कैसे करोगे, जैसे कि इसको मिटा देती हूँ आपसे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, OH H CHO, ठीक है। देखो ये CHO था। अब क्या करोगे आप इस चीज़ को, देखो समझो, आप इसको है ना पूरा अपोजिटली 180 पे लेके चले जाओ, ये भी 180 पे चला जाएगा, इसका 180 कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ पर। समझ रहे हो इस बात को, ये क्या चला जाएगा 180 पे यहाँ पर,
और ये वाला चला जाएगा इधर 180 पे। तो देखो इसको ड्रॉ करके देखो एक बार, OH क्लियर है। तो 180 पे ये यहाँ चला गया OH, इसके पीछे एकदम अपोजिटली, ये 180 पे जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ अपोजिट CHO। अब ये वाला मॉलिक्यूल अगर अपोजिट में जाएगा तो OH के पीछे चला जाएगा। एज हम ये वाला जो ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे वाला है, पीछे वाले का रोटेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट वाला एज इट इज है, उसका हमने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर, हमने ये कर लिया इक्लिब्रियम में चेंज। अब देखो इसको अगर हम फिशर में चेंज करेंगे तो पीछे वाला कार्बन है ना उसको उठा दो ऐसा सीधा, कुछ नहीं करना। कैसे? CHO, ये वाला पीछे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, पीछे वाले कार्बन को आपने ऐसे उठा दिया है, देखो कैसे हो जाएगा। जैसे आपने उठाया H और OH इधर आ जाएगा, H OH आ जाएगा इधर, और इधर की साइड क्या है OH and H, यही है। और CHO एज इट इज आ जाएगा, ये वाला CO ये है। क्लियर हुआ? आपने कुछ नहीं किया, बस ये वाला जो पीछे वाला कार्बन था, ये कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसको आपने सीधा उठा दिया। उठाओ तो H इधर आ जाएगा, फिर उसके नीचे OH, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा OH, देन उसके नीचे H। सिमिलर वे में क्या कर दिया H OH OH H, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास ग्रुप CHO यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आगे वाला। क्लियर है इतना? बस यही हमें करना है। और डायरेक्टली आप नहीं करना चाहो ना, कुछ नहीं करना आपको, इस वाले कार्बन को ऐसे कैसे उठा दो, इस वाले को ऐसे कैसे उठा दो, इसको बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इन द सेंस की जैसे रुको, आपने इसको एज इट इज रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा CHO, ठीक है। अब दो कार्बन है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे चेंज हो रहा है। आपने पीछे से उठाया OH, H आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ तक क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज ये क्या थे अपोजिट थे, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH। क्लियर हुआ? ये स्टेगर्ड फॉर्म है, समझो, एक बॉन्ड उल्टा है इसका। जैसे ही तुम इसको उठाओगे तो एक को टर्न होना पड़ेगा, समझ में आया? तो हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आपने पीछे वाला जो ग्रुप है कार्बन वाला, ये पीछे वाला जो कार्बन है उस पर ग्रुप लगाया CHO, उसको ऊपर लिफ्ट किया तो हमारे पास OH H सेम आ गया। आपने ये जो OH और H है ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इंटरचेंज हो जाएंगे तो OH उधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, जो कि ऐसा ही हुआ है, OH H, और CHO ऐसा कैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस वाले को देखो, इसका भी कुछ नहीं करना, ये पहले से ऑलरेडी क्लिप्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी सिखाया है जस्ट, है ना, CH2 OH, और ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा OH H, पीछे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन H OH। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमैन टू फिशर चेंज हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या था, कन्वर्ट इनटू द शो हॉर्स। हमको इसमें क्या करना है, शो हॉर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना आपको, CH2 OH एक ग्रुप है, इससे बॉन्ड जा रहा है ऐसा, इसको मान लो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसा। ये आ रहा है CHO, रिप्रेजेंट कर दो H, CH2 है ना ये, H OH H OH। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने पीछे की साइड, है ना, पीछे की साइड रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे हमने पहले किया था वेज डैश में, वैसा ही सिंपल करना है। OH वालों को क्या करेंगे, एक साइड यानी कि आगे की साइड रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट हैंड साइड यानी कि फ्रंट साइड में। आया समझ में इतना? तो देखो, और ये आ जाएंगे हमारे प्लेन में। क्लियर है? वैसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, वेज डैश में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 OH CHO H OH आगे की साइड यानी कि राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा H और आ जाएगा OH। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारे पास फिशर से हमने पहले शोर्स पे कर लिया, फिर उसके बाद में हमने किस में कर लिया इसको कन्वर्ट, वेज डिश में। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हमने क्या कर लिया, इंटर कन्वर्जन स्टार्ट कर लिया है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे अब कि हमें देखना है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने देखा, उसमें क्या होता है, उसके बहुत से कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन डिफरेंट एंगल पे रोटेशन होने पर उनके बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो उनका कॉन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक बार समझते हैं कि कौन कौन से कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इथेन। ठीक है, इथेन का फॉर्मूला होता है ये CH3CH3। तो हम इसको न्यूमेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखो, एक फ्रंट कार्बन, ये वाला कार्बन हमारे पास 1, पीछे वाला कार्बन 2, पीछे वाला कार्बन हो जाएगा हमारे पास 2, पीछे मान लो ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो 3 हाइड्रोजन है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे आगे, और 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे पीछे। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें अच्छे से। अब ये क्या होते हैं कि हमारे पास इक्लियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर्स अगर आगे पीछे एग्जिस्ट करे और तो 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या होता है, इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, और अगर हमारे पास वो 60 डिग्री एंगल पर रोटेटेड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेगर्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे कितना एंगल है, 60 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल है, 0 डिग्री। ये एकदम आगे पीछे है, जिसके आपको यहाँ लग रहा होगा कि वो थोड़ा सा एंगल है, नहीं, वो जस्ट आगे पीछे है। समझ रहे हो इस बात को, रियलिटी में आगे पीछे है, जिसके आपको दिख जाए अच्छे से, रिप्रेजेंट ढंग से हो, इस वजह से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ। देखो अब इसमें कुछ ऐसे दे रखा है कि कौन सा स्टेबल होता है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है कि जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। समझ में आया इतनी बात। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कि स्टेगर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और एनर्जी का उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा कि आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आपके पास इक्लिप्स क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाएगी, एकदम उल्टा ऑर्डर। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है वो हम थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें थोड़ी जो टर्म्स है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वी नीड टू नो अबाउट। पहले हमको अगर एनर्जी या स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स है जो जाननी पड़ेंगी इसके बारे में। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है, देखो जैसे कि फर्स्ट जो टर्म आती है वान डेर वाल रिपल्शंस आते हैं। वान डेर वाल रिपल्शंस क्या होते हैं, आपके पास जैसे वहाँ पे हम कोई, अब क्या कर रहे थे, 2 कार्बन थे, उसमें जो भी बॉन्ड्स है, जैसे ये कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, उसमें हम क्या कर रहे थे, ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स पीछे वाले। तो इनमें क्या होता था, CH3 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, H। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड, इसको सेकंड 3 कार्बन पे हम रिप्रेजेंट करें। अब देखो ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या होते हैं, जो भी जितना कोई रिपल्शन लगता है, जो ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन लगता है, समझ रहे हो। जैसे इसको इक्लिप्स में ड्रॉ करोगे तो देखो कैसा आएगा, CH3 ठीक है, हाँ क्लियर हुआ, H। तो इन जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, जो ये बॉन्ड पेयर्स नहीं बोलेंगे, इन ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, हमारा वान डेर वाल रिपल्शंस। क्लियर हुआ इतना। तो वान डेर वाल रिपल्शंस वो रिपल्शन होता है जो बिटवीन द ग्रुप्स और एटम्स के बीच में लगता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, है ना। तो देखो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अब इनमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि किसके सबसे ज़्यादा वान डेर वाल रिपल्शन होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 है, CH3 इथी मतलब इथाइल, एंड CH3 और इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इथाइल, डोंट यू थिंक सबसे ज़्यादा इथाइल सबसे ज़्यादा रिपल्सिव होगा एक दूसरे से, क्योंकि ये बहुत ही बड़े ग्रुप होते हैं ना। ऐसा CH3, देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ढंग से समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये कार्बन है, इसके 2 हाइड्रोजन होंगे, फिर एक कार्बन है, फिर उस पर CH3, और ये सिर्फ एक ET की बात हो रही है। अगर ये इतना बल्कि ग्रुप है, समझो इतना बड़ा ग्रुप है, तो इनमें रिपल्शन कितना हो रहा होगा, वो भी 0 डिग्री एंगल पे। समझ रहे हो इस बात को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ET में सबसे ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा, उसके बाद में ET CH3 में हो जाएगा, फिर उसके बाद में CH3 के बीच में हो जाएगा, उसके बाद में H और CH3 के बीच में हो जाएगा, और सबसे कम रिपल्शन होगा हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप्स और एटम्स के बीच में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ET में हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन में। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास टोर्शनल रिपल्शन। टोर्शनल रिपल्शन क्या होता है कि हमारे पास 2 बॉन्ड्स है, ठीक है, तो बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, हमारा टोर्शनल रिपल्शन। क्लियर हुआ इतना
कि आपके पास जैसे आगे पीछे, क्योंकि देखो बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास रिपल्शन प्रोड्यूस होगा, दैट रिपल्शन इज टॉर्शनल। क्लियर हुआ। तो टॉर्शनल इक्लिप्स में हमेशा टॉर्शनल तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। यहाँ पे सब में क्या होगा, देखो यहाँ पे भी टॉर्शनल तो है ही, हमें यहाँ पे हमारे ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, इस जस्ट कि हमारे बॉन्ड पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे हमें मतलब पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्शनल रिपल्शन में क्या होगा, हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स है इनका जो रिपल्शन होगा उसको हमें देखना है। तो ये तो सब में प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सब में टॉर्शनल रिपल्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें यहाँ पे ग्रुप और एटम से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे वॉन डेर वाल्स में काउंट होता है, ठीक है। टॉर्शनल में क्या होता है, उनकी बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन क्राउड का रिपल्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल रिपल्शन। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अभी अब बात आती है एंगल्स की। हमारे पास एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ऐसे कॉन्फॉर्मर्स में। तो देखो बॉन्ड एंगल एक तो होता है कि आपके पास एक ही कार्बन हो और उस पर जो ग्रुप्स लगे हों उनके बीच में एंगल हो, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, सिंपल। बट अगर तब 2 कार्बन हो, एक तो आगे वाला जैसे न्यूमैन में रिप्रेजेंट किया था, एक पीछे वाला, उनके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, 2 कार्बन पे, जैसे बॉन्ड एंगल क्या है, एक ही कार्बन सेंटर है, उस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बीच का रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स पे लगे हुए हैं, उनके बीच का रिपल्शन, मतलब उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एक आगे वाला कार्बन है, एक पीछे वाला कार्बन है, उनके बीच का जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, डाइहेड्रल एंगल। क्लियर हुआ है कि आपके पास देखो डेफिनेशन देखो, एंगल बिटवीन एटम एंड ग्रुप कनेक्टेड टू द सेम एलिमेंट, इसको क्या बोल देते हैं हम, बॉन्ड एंगल। क्लियर हुआ। दूसरा है हमारे पास डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है कि बॉन्ड एंगल है बिटवीन ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है, कनेक्टेड टू द एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो, अब देखो हम कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है क्या है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन को हम 1-2 कार्बन लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूमेन में क्या होता है, सिंपली समझो। न्यूमेन में जैसे मैंने बोला था कि आप 2 कार्बन है, एट द सेम टाइम आप सिर्फ 2 कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूमेन में और कौन से में, सोहोस में। क्लियर हुआ। तो सोहोस और हमारे पास जो न्यूमेन है उसमें हम एट द सेम टाइम 2 ही कार्बन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं 1-2 या 2-3 या 3-4, ठीक है। अब डोंट यू थिंक 3-4 और 1-2 का सेम ही रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। किसका डिफरेंट होगा, एक तो 1-2 का और 2-3 का। क्लियर हुआ, समझ गए। तो हम एक बार क्या करते हैं, C1 और C2 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखो जैसे कि आपने ये ले लिया मॉलिक्यूल, एक आपने ड्रॉ किया ऐसा, इस पर जैसे आप मान लो कि एक तो हो गया, C1 ले रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन होंगे कार्बन पे, इस कार्बन पे तो सारे हाइड्रोजन्स है। एक हमारे पास पीछे वाला कार्बन है जिसपे हमारे पास एक ग्रुप होगा, ये पूरा ग्रुप यानी कि ET ग्रुप। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे सारे हाइड्रोजन है, सेकेंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक ET ग्रुप है, यानी कि ये पूरा ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट कार्बन और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड कार्बन। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्लिप्स फॉर्म। अब देखो इसको स्टेगर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा। ये आपके पास देखो जैसे कि H है, ये इसको ऐसे ही रहने दो, पीछे वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो आपने 60 डिग्री एंगल से रोटेट किया, ये यहाँ आ जाएगा और ये क्या चला जाएगा यहाँ। देखो 60 डिग्री एंगल से रोटेट किया तो यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ आया, ये बीच में कहीं आ जाएगा और ये पीछे वाला कार्बन आ जाएगा यहाँ बीच में। क्लियर हुआ। तो ये हमारे 60 डिग्री रोटेशन पे हमने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया, ये वाला कन्फॉर्मर बनाया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है ना। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो और एंगल से भी रोटेट कर सकती हूँ, वाई 60 ओनली, ठीक है। एक बार 120 एंगल पे इसको रोटेट करके देखो क्या फॉर्म बनेगा आपके पास। ये आपने किया H, ठीक है,
ये आ गया H, ये आ गया H। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ 60 हुआ, 120 पे रोटेट किया तो यहाँ आ जाएगा कहीं। तो यहाँ देखो, बना के देखो ET, और यहाँ आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे चला जाएगा 120 करेंगे तो, और ये चला जाएगा यहाँ पर H। तो डोंट यू थिंक कि आपके पास 1 और 3 सेम ही है, 1 और 3 सेम ही है। समझ में आई ये बात? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जिससे रोटेशन किया तो हमें वापस से वही कन्फर्मर मिल जा रहा है। 120 पे देखा तो वही कन्फर्मर मिल जा रहा है। क्लियर हुआ इतना? अगर आप 180 पे कर लेते हो, जैसे इसको 180 पे करके देखो एक बार, H H H 180 पे किया, जैसे कि ये पहले कहाँ था, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल पे 180 पे किया तो एकदम अपोजिट चला जाएगा। देखो यहाँ पे ET आ जाएगा अपोजिटली, और जैसे ही इसका 180 कहाँ जाएगा, एकदम अपोजिट, यहाँ चला जाएगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसका अपोजिट करेंगे तो इधर चला जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो देखो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सिमिलर नहीं है क्या? है। तो हमारे पास 2 और 4 फॉर्म कौन सी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 2 और 4 फॉर्म क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2 कॉन्फॉर्मर एग्जिस्ट करेंगे ओनली। कौन कौन से? एक तो मतलब कॉन्फॉर्मर्स तो बहुत एग्जिस्ट करेंगे, बट जो हम जिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं वो हमारे पास ये होंगे, जैसे कि इक्लिप्स और स्टेगर। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वो कौन से होंगे, इक्लिप्स एंड स्टेगर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जैसे तुम समझो कि इसके कॉन्फॉर्मर कितने हो सकते हैं। जैसे आप एक मॉलिक्यूल हो, आप जंप लगाओगे, आपने जंप लगाई तो उसमें आपके पास कितने एंगल से आप मूवमेंट करोगे, बहुत एंगल्स होंगे। 0 डिग्री, 0.00 डिग्री, 0.12 डिग्री, बहुत एंगल, 0.20 डिग्री एंगल, 21 डिग्री एंगल, बहुत से एंगल से आप क्या करोगे, अपना मूवमेंट करोगे। तो हर एक एंगल पे आपका नया नया कन्फॉर्मर होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत से कन्फॉर्मर आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोल देंगे हम, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल के इन्फिनाइट कॉन्फॉर्मर्स, हर मॉलिक्यूल के लिए इन्फिनाइट कॉन्फॉर्मर हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। जिस हम देखते हैं उसमें स्टेबिलिटी, जो स्टेबल होते हैं उनकी बात करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो इक्लिप्स और स्टेगर है वो हमारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो इन्फिनाइट कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करेंगे, इतना क्लियर है। हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा डिफरेंट एंगल पे। 60 पे किया तो हमारे पास स्टेगर बन गया, 0 डिग्री पे इक्लिप्स बन रहा है, और जैसे ही हमने 120 पे किया तो हमारे पास वापस से इक्लिप्स बन जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही हमने क्या किया 180 डिग्री पे एंगल किया तो हमारे पास 2 और 4 सेम ही बन रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये इसके कॉन्फॉर्मर एग्जिस्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अभी हमने क्या देखा था, इथेन में, ब्यूटेन में हमने फर्स्ट और सेकंड कार्बन का देख लिया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन का देख लिया था। नाउ विल रिप्रेजेंट एट द 2 और 3 कार्बन। तो देखो कैसा फॉर्म बनेगा इसका, Me आ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जैसे ही हमने इसको 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया था हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, गोश फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास कितने फॉर्म्स होती है। जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक पिंक। ठीक है, तो हमारे पास Me ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग करेंगे। जैसे आपके पास ये Me 0 डिग्री एंगल पे आगे पीछे जस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको क्या बोल देंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड। जैसे ही हम आगे गए, हमने 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया तो ये बन गया हमारे पास गॉश फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, 60 डिग्री एंगल वाले को क्या बोलते हैं, गॉश फॉर्म। ठीक है, फिर हमने 120 एंगल पे रोटेट किया, यानी कि 60, इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 60 डिग्री पर 120 एंगल पे रोटेट किया तो हमारे पास ये क्या गया, पार्शियल इक्लिप्स। देखो अभी दोनों ग्रुप्स क्या हैं, 120 डिग्री एंगल पे, आगे पीछे नहीं है, 0 डिग्री पे नहीं है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ इतना? अब देखो हमने क्या किया, वापस से 180 डिग्री पे ले गए इसको, Me को क्या कर दिया हमने, 180 डिग्री एंगल पे ले गए। तो ये हमारे पास अपोजिट आ गया एकदम। ठीक है, अपोजिट आ गया तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, एंटी फॉर्म। इसको क्या बोल देंगे हम, एंटी फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हमारे पास है मॉलिक्यूल, ये हमने क्या किया, वापस से इसका क्या किया, 180 किया पहले, देन 240 करेंगे, 180 फिर 60 वापस से किया तो 240, पूरा टोटल कितना हो चुका है, 240।
तो क्या था, ये क्या हो गया है, वापस से हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म पे आ चुका है, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म पर, बट सेम नहीं है, समझ रहे हो, ये इधर के साइड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। अब जैसे ही हमने और इसको 60 डिग्री एंगल यानी कि और 300 पे रोटेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये गॉश फॉर्म। और वापस से 360 करेंगे तो वही मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास फुल्ली इक्लिप्स वाला। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मैंने बताया था, तो मैं इतने सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, सॉरी, आपके पास अगर मैंने ये सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, टॉर्शनल एंड टॉर्शनल रिपल्शन, वन डू वाल रिपल्शन एंड नाउ द डायहेड्रल एंगल, ये सब टर्म अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारे पास स्टेगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा। क्योंकि देखो, अगर ये इस फॉर्म में है, आपके पास 0 डिग्री एंगल है, तो आगे पिछले आए कर रहे होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर एक तो कौन सा रिपल्शन लगेगा, वन डू वाल रिपल्शन भी लगेगा, सॉरी टॉर्शनल रिपल्शन भी लगेगा ड्यू टू दिस। एक तो आपके पास टॉर्शनल रिपल्शन लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्ड पेयर्स, पहला। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वन डू वाल रिपल्शन। ठीक है, वन डू वाल रिपल्शन देखो, अब इसमें क्या होगा, वन डू वाल रिपल्शन क्यों, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है एक दूसरे से और रिपल्शन दिखा रहे होंगे, समझ रहे हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से रिपल्शन दिखा रहे होंगे, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे वन डू वाल भी एग्जिस्ट करेगा, कम होगा कंपेरेटिवली। अगर जैसे और फॉर्म्स देखेंगे तो जैसे ब्यूटेन की फॉर्म देखेंगे, है ना, तो उसमें क्या मिथाइल मिथाइल ग्रुप आते हैं, तो उनसे कम होगा। तो हम ग्रुप्स की देखो, अगर आपके पास ग्रुप्स में रिपल्शन देखा जाता है तो क्या बोलते हैं हम, वन डू वाल रिपल्शन। तो ये अभी आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से। क्लियर हुआ इतना? अब देखो आगे हमने अभी क्या किया, ब्यूटेन के लिए कन्फर्मर ड्रॉ किए थे, तो हमारे पास देखो इसका सबसे ज़्यादा इसका एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, अब देखो यहाँ पे एंटी फॉर्म देखो सबसे अपोजिट है, समझ रहे हो, एंटी फॉर्म अपोजिट है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पे ना टॉर्शनल लग रहा है ना हमारे पास वन डू वाल लग रहा है, तो एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एंटी। उसके बाद में हमारे पास आती है गॉश फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स्ड एंड फुल इक्लिप्स्ड। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ कि एमी ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिपल्शन लग रहा होगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे एमी ग्रुप में बहुत ज़्यादा रिपल्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे कम स्टेबल होगा, ये क्या होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे कम स्टेबल होगा। दूसरी बात आती है अब आता है हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ? उसके बाद आती है हमारे पास गॉश फॉर्म एंड पार्शियल इक्लिप्स्ड। जैसा आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल था फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसमें क्या हुआ कि वन डू वाल और टॉर्शनल दोनों रिपल्शन लग रहे थे। और वहाँ पे देखो पार्शियल में आपके पास क्या होगा, वन डू वाल रिपल्शन भी लग रहा होगा एमी और हाइड्रोजन में, बट कम लग रहा होगा मिथाइल मिथाइल के ग्रुप के कंपैरिजन में। और दूसरा चीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे टॉर्शनल रिपल्शन भी लग रहा होगा दोनों में ही, एज ए यहाँ पे बॉन्ड पेयर एकदम 0 डिग्री पे लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इसके बाद क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद आता है गॉश फॉर्म। देखो 60 डिग्री एंगल पे है, इसमें बोल सकते हैं कि आपके वन डू वाल फोर्सेस भी कम लग रहे होंगे, वन डू वाल रिपल्शन भी कम लग रहा होगा, एस ग्रुप 60 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। दूसरा हमारे पास बॉन्ड पे रिपल्शन भी कम होगा, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गॉश फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, एंटी फॉर्म, देन गॉश, पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर फुल इक्लिप्स्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डेटा देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गॉश फॉर्म। क्लियर हुआ? अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इक्वली अपोजिट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा
सॉरी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड की, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड की, फिर उसके बाद गॉश, उसके बाद एंटी। क्लियर हुआ इतना? तो हमारे पास स्टेबिलिटी एंड एनर्जी दोनों का ऑर्डर आ चुका है। क्लियर है इतना? स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा एंटी, देन गॉश, देन पार्शियल इक्लिप्स, देन फुल इक्लिप्स। क्लियर हुआ? अब देखो आगे और मॉलिक्यूल में कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि अब देखो इसका ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ ब्यूटेन मान लो, क्या ये एन ब्यूटेन का। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे हो रहा है। आपके पास फुल इक्लिप्स सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद में गॉश फॉर्म है ना, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, देन सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, एंटी फॉर्म। इसकी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद में पार्शियल इक्लिप्स्ड है, देन गॉश है, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फुल इक्लिप्स्ड। क्या बोल सकते हैं, फुल इक्लिप्स्ड। यहाँ मैं लिख देती हूँ फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ यहाँ? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर लिया है, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम क्या करेंगे, कॉन्फॉर्मर डिफाइन करेंगे। मोस्ट स्टेबल हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल आप समझ पा रहे हो कि आपके पास एंटी ही होगा, है ना। अभी तक तो हमने इतने पढ़े कि एंटी ही होगा। ठीक है, तो एक बार ड्रॉ करते हैं। जैसे क्लोरीन क्या होता है, हमारे पास बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, ClCl अगर इक्लिप्स होंगी तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसका एंटी फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, एंटी फॉर्म। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आता है 1 2। सिमिलर वे में ब्रोमीन तो और बड़ा है, समझ में आ रही है ये बात कि ब्रोमीन तो और बड़ा है, तो ये तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो BrCH3 5 कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, नियोपेंटेन। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, अगर आप यहाँ से 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, तो आपके 2 वाले कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। आप कैसे भी कर लो, आपके पास 3 मिथाइल एक कार्बन पे ही आएंगे। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे। आप सोचोगे अगर इसको 1 ले लो और फिर इसको 2 ले लो तो भी वही बात रहेगी, सेम ही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करके देखते हैं कौन सा फॉर्म एक स्टेबल होगा। देखो एंटी एक बार ड्रॉ करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले कार्बन पे तो सारे मिथाइल हाइड्रोजन है ओनली, है ना। इस वाले कार्बन में तो सारे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पीछे वाले कार्बन पे एक तो होगा हमारे पास CH3, तीनों CH3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हो जाएगा CH3, जिसमें एंटी फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आपके पास। ऐसे फर्स्ट में तो आपके पास कोई समझने की कोशिश करो कि यही हमारे पास एंटी फॉर्म होगी इसकी। समझ रहे हो कि आपके पास पीछे वाले तीनों ग्रुप सेम है, आगे वाले भी तीनों ग्रुप सेम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसकी एंटी फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें देखो CH3 ये हो जाएगा ऐसा, आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ इतना? अब इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके पास एक तो ये है CH3, इस पे सारे HH है। बस ड्रॉ इट फर्स्ट। जैसे इसको मान लो, इस वाले को मान लो 1, इसको मान लो 2। 1 पे हमारे पास एक तो H, सारे H है, ये H है। अब देखो इक्लिप्स तो मैंने बता दिया कि नहीं सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कभी नहीं होगा, तो हम उसमें गॉश या फिर हम किस में देखेंगे, एंटी में ही स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो अगर मैं CH2 को एकदम अपोजिट पे ले जाऊँ, यहाँ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो ये वाली फॉर्म इसकी स्टेबल हो जाएगी। अगर अपोजिट भी लेके जाओगे तो वो सेम ही रहेगा, तो हमारे पास ये फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कैसे, ये वाले मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो कैसे स्टेबिलिटी हम कंपैरिजन करेंगे। आपके पास ये मॉलिक्यूल है, पहले हम एंटी बना देते हैं, OH OH H H। क्लियर हुआ? H H।
अब देखो एंटी फॉर्म इसका ये है, ठीक है, एंटी फॉर्म, और इसका एक होगा गॉश फॉर्म। अब मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने क्यों इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स या फिर पार्शियल इक्लिप्स क्यों नहीं कंपेयर किया है, तो यू नो द आंसर, ठीक है, मैं वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम स्टेबल है, तो उनमें कंपैरिजन करना कोई मतलब वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो OH H H OH H H, ये इसके पास होंगे लोन पेयर। अगर देखो इसके बाद एक तो ये अपोजिट है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, दूसरा फैक्टर एक ऐड ऑन हो जाता है कि आपके पास जो OH और H मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। तो देखो जिसे ऐसा मान लो हाइड्रोजन, इस पे लोन पेयर होंगे, इस पे क्या होगा हाइड्रोजन, इस पे अट्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास गॉश फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो गॉश फॉर्म क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ इतना? देखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास एंटी स्टेबल ना होकर कौन सा हो जाएगा, मोर स्टेबल, गॉश फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखो, अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें भी क्या होता है, देखो अगर इसको आप अपोजिट लेके जाओगे तो कोई नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है, समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। कौन सा ये, गॉश मोर स्टेबल। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? अभी इस वाले में देखो, ये मॉलिक्यूल अगर आपके पास ये है, देखो एसिड है, अगर इसको COH ग्रुप और OH ग्रुप, COH ग्रुप COH ग्रुप अगर अपोजिट में होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। बट अगर इसको हम बेसिक में लेके जाएंगे, बेसिक कंडीशन में लेके जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक कंडीशन आपका क्या करेगा, बेसिक कोई बेस है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और यू नो इट कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अगर ये रहेंगे गॉश फॉर्म में तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इनकी एंटी फॉर्म क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी, COO माइनस ग्रुप। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है और NH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, बट यहाँ क्या होगा हमारे पास, जैसे ये क्या है, फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, कार्बन से अपना नेगेटिव चार्ज लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ फुल्ली चार्ज डेवलप्ड है, तो ये क्या करेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन शो करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो होता है हमारे पास, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉश फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्लियर हुआ इतना? अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, आपके पास Me है और फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है या कुछ, समझ रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा टर्म जो है वो आता है इसका पार्ट। देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना चार्ज खींचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ड्यू टू द पोलैरिटी डिफरेंस। क्या होगा यहाँ पे, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गॉश फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं।
अब देखो हमारे पास आता है, अब नेक्स्ट क्या आता है, गोश इफेक्ट। अब गोश इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है, एक तो कार्बन है, एक हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम पे क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, कार्बन में क्या है, एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम उस कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन जो बल्की ग्रुप वाला है, उस बल्की ग्रुप को और लोन पेयर को हम अगर गॉश फॉर्म पे रखेंगे तो वो मोर स्टेबल होगा, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल लो, ये वाला हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, तो अब इसको देखो, इस ड्रॉ करके देखो कन्फर्मर। एक तो आ गया आपके पास, ये आ जाएगा H, है ना, ये कार्बन है, ये वाला 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 कार्बन, जिसपे क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है। नहीं, इसमें कार्बन कार्बन नहीं रिप्रेजेंट करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन, क्योंकि हमें देखना है, उन्हें में तो कंपेयर करना है गॉश इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मर ड्रॉ करो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास H, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। पीछे आ रहा है हमारे पास एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब डू यू एज यू नो, इस पे होंगे लोन पेयर, समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, लोन पेयर और लोन पेयर को गॉश फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया, बल्कि ग्रुप ये रहा, गॉश पे यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, गॉश इफेक्ट, गॉश फॉर्म। ये क्या किया, ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर एक तो यहाँ है, तो मान लो एक यहाँ है, ये आ गया एक, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। तो ये भी क्या है, इसके गॉश फॉर्म पे ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब देखो आगे देखते हैं और मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारे पास है मॉलिक्यूल ये वाला, ये हो जाएगा 1 ये 2। अब इसको रिप्रेजेंट करो, नाइट्रोजन आ गया, इस पर लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। पीछे क्या है, एक तो हमारे पास CH3 है, ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन। एक तो ये फॉर्म है। दूसरा हमारे पास क्या फॉर्म है कि देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक तो हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा H, गलत ड्रॉ कर दिया, देखो एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये, ठीक है। तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास ये दोनों सेम ही है। देखो रुको रुको रुको, CH3 कहाँ चला गया है, पीछे वाले को रोटेट किया हमने, यहाँ पे लिखा है, ये चला जाएगा यहाँ पे CH3, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्म कौन सी स्टेबल हो जाएगी, ये वाली गॉश फॉर्म स्टेबल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। और क्या कर सकते हैं कि आपने इसको एक तो एकदम अपोजिट ले लिया लोन पेयर, इसको आपने क्या किया, यहाँ पे भी हमारे पास अपोजिट है। जैसे कि अगर आप इसको ड्रॉ करो, ये तो सेम ही हो गए, है ना। यहाँ कर लो आप H, यहाँ पे ले आओ CH3 HH। अब इसमें देखो आपके पास CH3 और लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉट दैट स्टेबल। देखो एक तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है हाइड्रोजन और लोन पेयर में रिपल्शन, लोन पेयर में रिपल्शन। दूसरा हमारे पास क्या है कि लोन पेयर है और CH3 ग्रुप में रिपल्शन है, समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा समझ पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, समझ पा रहे हो ये बात। एक तो देखो हाइड्रोजन लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली इनमें ही रिपल्शन हो रहा होगा सबसे ज़्यादा, इस वाले ग्रुप में। बट हम कंपैरिजन करें लोन पेयर और हाइड्रोजन में, हम कंपैरिजन करें लोन पेयर और हाइड्रोजन में, तो सबसे ज़्यादा कॉजिंग कौन होगा, सबसे ज़्यादा बल्कि कौन होगा इन दोनों में से, जो रिपल्शन कॉज करेगा, वो है हाइड्रोजन। आई नो लाइक तुम देखते हो लोन पेयर को ऐसे होल बल्कि सा, बट वो इतना रिपल्सिव नहीं होता है जितना हमारे पास हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगेगा इस केस में। तो हम क्या कर देंगे कि जो ये वाला रिपल्शन है, यानी ये वाला हाइड्रोजन जो है बहुत मोर रिपल्सिव होगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है।
अब आते हैं हमारे पास डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे 1 2 डायपोल मोमेंट का कैसे कंपैरिजन करें या कैसे कैलकुलेशन करें, तो वो हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसको लेट्स जस्ट स्टडी दैट। तो हमारे पास है मॉलिक्यूल 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके ये एंटी और गॉश फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। अब जैसे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl ग्रुप एकदम अपोजिट में जा रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, डायपोल 0 हो जाएगा, है ना, वेक्टर कैंसिलेशन की वजह से। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कुछ एंगल पे है, इसकी वजह से क्या होगा, इनका डायपोल लगेगा यहाँ पर, समझ रहे हो। चलो, तो हम कंपेरिजन कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास डायपोल क्या करेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज ये क्या करेगा, डायपोल यहाँ एग्जिट करेगा, ठीक है, इनके कहीं बीच में, सेंटर में। क्लियर हुआ। तो इसका डायपोल इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, बट ऑन द अदर हैंड गॉश फॉर्म का ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कंपेरिजन करना है कि हमारे पास जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ये फॉर्म होगा, समझ रहे हो, ये सबसे स्टेबल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ गॉश फॉर्म को भी, समझ में आया इतना। तो गॉश फॉर्म को लीड करेगा तो हमारे पास डायपोल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पर हमारे पास एंटी उसमें 0 है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो गॉश फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, पहले गॉश फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो डोंट यू थिंक 0 से हमारे पास डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, समझ रहे हो इस बात को कि हमारे पास अब समझ सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कि जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपका डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो आगे देखो, हमारे पास एक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है ऐसा कि म्यू नेट इज इक्वल्स टू म्यू आई, ये आपके पास जितने भी कॉन्फॉर्मर्स हैं उनके, और दूसरी चीज़ आपके पास ये क्या हो जाता है, एक्स आई क्या है यहाँ पर, एक्स आई नहीं है ये, तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो ये फॉर्मूला है। अब अगर आपके पास कोई भी, जैसे यहाँ पर देखो पीछे जाओ, यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो म्यू नेट बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास म्यू नेट क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट ऑफ ए और उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमारे पास गॉश फॉर्म का डायपोल मोमेंट, गॉश फॉर्म का डायपोल मोमेंट और उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। वैसे ही अब इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द गॉश कॉन्फॉर्मर है इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एंटी कॉन्फॉर्मर इज 0.78, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज 1d dy, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या डेटा दे रखा है, म्यू नेट दे रखा है 1 dy, और क्या दे रखा है, एंटी फॉर्म का क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या निकालना है, म्यू जी निकालना है। म्यू ए क्या होता है, 0, यू नो इट, म्यू ए क्या होता है 0। और तुम्हें अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी पता है और हमारे 2 कन्फर्मर एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या कर देंगे, गॉश का क्या हो जाएगा 1 से माइनस कर देंगे, 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.22। क्लियर हुआ। तो हमारे पास सारा डेटा मिल चुका है, बस वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला। तो म्यू नेट इज इक्वल्स टू म्यू जी इंटू एक्स जी प्लस में म्यू ए एक्स ए। क्लियर हुआ, इसमें पुट कर दो। म्यू जी ए जी क्या हो जाएगा, म्यू जी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमें फाइंड करना ही है, म्यू जी तो हमें फाइंड करना ही है। इसकी हो जाएगी वैल्यू 1 डी बाय एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.22 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एंटी का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है 0। क्लियर हुआ। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। म्यू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/0.22। क्लियर हुआ। तो ये अराउंड हमारे पास आ जाएगा 0.45 के समथिंग। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.45। डायपोल मोमेंट ऑफ गॉश निकल चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। अब देखो जो हमने अभी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है,
आपके पास जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स थे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में 2 टाइप थे, नॉन रोटेशनल और रोटेशनल। तो आज हमने रोटेशनल पढ़ा। रोटेशनल में भी हमने कैसे देखा कि हमारे पास उनको बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, समझ रहे हो, इसकी वेजिटेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा तरीका था कि शो हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, न्यूमैन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फिशर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में हमने उनका इंटरकन्वर्जन पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि उसके बहुत से कॉन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, स्टेगर्ड इक्लिप्स है ना इथेन के। उसके बाद हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखा और मॉलिक्यूल्स का देखा कि कौन कौन से फॉर्म उसके एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ब्यूटेन का देखा, उसमें बहुत सी फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी उसकी, है ना, जैसे पार्शियल इक्लिप्स, एंटी, फुल इक्लिप्स, गॉश, ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी। और फिर उनमें हमने एनर्जी और स्टेबिलिटी कंपेरिजन देखा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में हमने बहुत से मॉलिक्यूल और भी देखे जिनमें गॉश फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी, मोर स्टेबल, कभी एंटी फॉर्म मोर स्टेबल एग्जिस्ट कर रही थी। तो हमने वो सब मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली स्टडी किए। दूसरी चीज़ आई हमारा गॉश इफेक्ट, कि हमें लोन पेयर, अगर जैसे आपके पास कोई भी हेट्रो मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल इन द सेंस कि आपके पास एक तो कार्बन सेंटर है, उस पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन या फिर कोई भी हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई भी ग्रुप है, तो उस पर क्या होगा, लोन पेयर्स होंगे। हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास जो लोन पेयर है उस बल्कि ग्रुप के गॉश फॉर्म पे आ जाए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेबल फॉर्म कन्फर्मर बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो हमने गॉस इफेक्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन देखा। तो ये हमारे पास रोटेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट बचा है नॉन रोटेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो वो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।